याजुले संगमाला सलाम कारगिल के नौजवान तबके को, सलाम कारगिल के मुस्तकबिल को। आप सभी को मैं दिल की गहराई से सलाम अर्ज़ करता हूँ, आदाब अर्ज़ करता हूँ। और यहाँ जो आए दीगर शख्सियत हैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने वक्त निकाला, मौका फराहम किया। पहले मैं ये बता दूं मैं क्यों आया कारगिल, क्योंकि बहुत लोग सोच में हैं, कयासारियाँ भी हैं। तो मैं दरअसल हर साल आता हूँ तकरीबन इसी वक्त कारगिल में, कोविड के वक्फे को छोड़ के। वो मैं एक छोटा सा गांव है कारित, वहाँ आता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ बहुत ही कमाल के माहौलियात से, तालीम से जुड़े काम लोग सर झुकाकर बिना किसी शोर के, बिना किसी शोहरत के कर रहे हैं। मगर अभी वो शोहरत भी हासिल कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सालों से अपने गांव में एक तो तालीम में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वैसे ही माहौलियात से वो पहले गांव में से थे जिन्होंने आइस स्तूपा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए। और शोहरत इसलिए कह रहा हूँ कि उनके काम को पहचानते हुए हमारे मरकज़ी जो सरकार है उन्होंने काफ़ी इनामात से नवाजा है उन्हें। तो नेशनल वाटर अवार्ड उन्हें दिया गया था, उनके स्कूल को, उनके गांव को, ये आर्टिफिशियल्स बनाने, ग्लेशियर्स बनाने के लिए कोई 3 साल पहले नेशनल अवार्ड मिला है उनके टीचर को। एक बार नहीं 2 बार। वो स्कूल देखने लायक है, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, वो गांव देखने लायक है। तो मैं हर साल आता हूँ वहाँ लोगों के साथ मिल के प्लांटेशंस, जैसा बता रहे थे सज्जाद साहब, दरख्त लगाना एक स्वाब का काम है। आज के इस बदलते माहौल में स्वाब और गुनाह की बात करें तो दरख्त लगाना, ऑक्सीजन बढ़ाना स्वाब है, और आलूदगी फैलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना वो गुनाह है। तो ये बहुत ही स्वाब का काम कर रहे हैं इस गांव में। तो मैं आता रहता हूँ, इस साल भी इसीलिए आया क्योंकि वो सर्दियों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल बढ़ाने के लिए विंटर कोचिंग्स चलाते हैं। जैसे बता रहे थे आपको, 1 साल का तरक्की चाहिए तो खेती कीजिए, और 10 साल का या उस तरह के वक्फे का चाहिए तो दरख्त लगाइए। तो वो दरख्त लगा रहे हैं। तकरीबन 5000 दरख्त हमने मिल के लगाए पिछले कई सालों में कारित के गांव के साथ। क्योंकि मैं जब भी हवाई जहाज़ से चलता हूँ, हालांकि मैं माहौलियात पे बात करता हूँ, मगर बात करने के लिए भी, मिलने के लिए भी हवाई जहाज़, तैयारों से जाना पड़ता है, और उससे आलूदगी फैलती है। वो मैं रोक नहीं सकता क्योंकि संदेश पहुंचाना, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। तो कम से कम इतना कर सकता हूं कि जितना गलत हुआ उसके बराबर या उससे ज़्यादा अच्छा कुछ करें। तो कारित वो गांव है, और भी कई गांव हैं कारगिल में जिनके साथ हम मिल के हज़ारों दरख्त उगाते हैं ताकि उनका वो ऑक्सीजन पूरे दुनिया के लिए स्वाब बने, और जो थोड़ी बहुत आलूदगी मेरे चलने से होता है उससे बढ़कर फ़ायदा हो माहौल को। तो ये बस मंज़र है क्यों मैं कारगिल आता हूँ इस वक्त। इस साल थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हालत इस तरह का है, जब लद्दाख में कई तरह के आंदोलन या मुहिम चल रहे हैं, तो लोग थोड़े हैरान थे कि क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं। तो मैं अगर आज आप लोगों के साथ आया हूँ, तो कारगिल में जब भी आता हूँ तो कारित के साथ साथ कारगिल के नौजवान तबके से मैं मिलता हूँ, और एक पार्टनर जिनके साथ हम काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं वो कारगिल में स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ, वो ये तंजीम जिन्होंने ये आज का ऑर्गेनाइज़ किया है, सिमोक है। तो उनके साथ हम कई सालों से कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो इस साल भी उन्होंने वक्फे से कहा था कारगिल में ऐसा कुछ लोगों में हम करें, यूथ में ख़ासकर।
तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं इस बार कारगिल आया। तो इसलिए मैं ये बताऊं क्यों आया। अब क्यों नहीं आया वो बताऊं, किस वजह के लिए मैं नहीं आया हूं, किस मकसद के लिए। वो है कि जो अभी सियासी मुहिम चल रही है उसके लिए मैं नहीं आया हूं। उसके लिए मेरे ख़यालात ज़रूर हैं एक शहरी के नाते, मगर इस बार का मेरा जो यहाँ का दौरा था वो किसी सेफ गार्ड्स के लिए, किसी 6 शेड्यूल के लिए, किसी ऐसे स्टेटहुड के लिए हो, ऐसे मकसदों के लिए नहीं। सिर्फ तालीम, बच्चे और नौजवान तबका, और फिर हम कैसे अपने माहौल को महफूज करें। एक तरह से कहें तो जुड़ा हुआ है। जिस तरह का हम सेफ गार्ड की बात करते हैं, महफूजियात जो हमारे खित्ते को हम मांग रहे हैं सरकारों से, तो जुड़ा इस तरह से है कि मैं नहीं मानता कि सिर्फ सरकार हमें महफूज रख सकती है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें सरकार से ये मांगना है, वो मांगना है, तब हमारा कारगिल, हमारा लद्दाख महफूज होगा, सेफ गार्डेड होगा, ये शेड्यूल मिले, ये स्टेटहुड मिले, वगैरह वगैरह। वो अपनी जगह ठीक होंगे, मगर दूसरा जो इसका पहलू है वो हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो मैं उस पहलू को उजागर करने के लिए मैंने सोचा आना ज़रूरी है। सिर्फ कारगिल में ही नहीं, पूरे लद्दाख में। वो पहलू है कि लद्दाख को हम किसी सरकार के ज़रिए या किसी बाहर के इंतज़ामिया के ज़रिए या किसी मकामी इंतज़ामिया के ज़रिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ज़रिए हम सेफ गार्ड सिर्फ़ और सिर्फ उनके ज़रिए नहीं कर सकते हैं। लद्दाख को अगर बचाने की ज़रूरत है, महफूज करने की ज़रूरत है, तो मैं कहता आया हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लद्दाख को लद्दाख के लोगों से बचाने की, लद्दाख को लद्दाख के ही लोगों से महफूज रखने की। सरकारें तो हमें कोई पॉलिसीज़ दे देंगे, कोई शेड्यूल्स दे देंगे, मगर उसके बाद क्या लद्दाख महफूज है? आज जब हम देखते हैं अपने और, तो हमें नदी नाले दिखते हैं तो वो गंदे नाले बन चुके होते हैं। कारगिल में भी शायद यही हाल हो। लेह में तो जिन नालों से लोग पानी पीते थे सीधा, उनमें आज हाथ लगाना दुश्वार हो गया है। और फिर हमारे सड़कों पर हर तरफ कचरा, हर तरफ किस्म किस्म के जहरीले चीज़ें बिखरे हुए हैं। कहीं बदबू, कहीं कुछ सड़ रहा है, कहीं बीमारियां फैल रही हैं। और हमारे वादियों में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो किसी बाहर के ताकत के वजह से नहीं पिघल रहे हैं, हमारा भी उसमें उतना ही हाथ है। अभी चंद महीने पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया, जिसमें आपहे के इलाके में वो रिसर्च किया गया था, द्रास और कारगिल के इलाके में। ये पाया गया कि यहाँ के ग्लेशियर्स बहुत ही तेज़ी से पिघल रहे हैं। तकरीबन 17 ग्लेशियर्स द्रास के इलाके में, द्रास और कारगिल के, देखा गया कि ये औरों से भी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं। अब हम बड़े आसानी से कह देते हैं ये तो जनाब ग्लोबल वार्मिंग है, ये तो न्यूयॉर्क और न्यू दिल्ली, बम्बई और बीजिंग और पेरिस के वजह से हो रहा है, हम तो सिर्फ शिकार हैं। तो इस रिसर्च में पाया गया कि हम शिकारी भी हैं, हम जिम्मेदार भी हैं इस माहौल के बिगड़ने के। तो पाया ये गया कि ये जो द्रास के इलाके में ग्लेशियर्स जल्दी से जल्दी पिघल रहे हैं, वो हाईवे के जो नज़दीक ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो हाईवे तो न्यूयॉर्क के वजह से नहीं है, लंदन के वजह से नहीं है, ये हाईवे तो हमारे लिए है, हमारी ही वजह से है। इस पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रकें चलती हैं, जो हमारे लिए मवाज़े लाते हैं, जिसकी हमें आधे की ज़रूरत होती है, आधे की ज़रूरत भी नहीं होती है, 2 महीने इस्तेमाल करके कचरा फैला देते हैं। उनको लाने में जो ट्रकें
डीजल का धुआं फैलाते हुए आते हैं, उनके धुएं के वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल के जा रहे हैं। यहाँ पर पानी की बहुत जल्द कमी होगी अगर अभी ठीक भी हो तो। जो टैक्सीज हम टूरिज्म के कमाई के नाम पे चलाते हैं, और वो भी डीजल टैक्सीज जिसमें से बहुत आलूदगी फैलती है, धुआं निकलता है, उसके वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इन सब से, चाहे वो द्रास के ग्लेशियर्स हो या कारगिल के नाले और ये जो शुरू का आपका दरिया है, उसकी हालत अगर देखें, हर तरफ कचरा है, डब्बे हैं, बोतल हैं, क्या क्या हमने फैला रखा है, क्या हमने बना रखा है इस खूबसूरत वादी का, जिसे कुदरत ने हमें इतना खूबसूरत नवाजा था, मगर हमने, इंसान ने उसका क्या हालत बनाया। उसको महफूज रखने के लिए हम किस मोदी सरकार से मांगेंगे क्या, जो हमने ये फैलाया है, या क्या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मांगेंगे महफूज करने को? किससे मांगेंगे आप बताइए? ये खामोशी बहुत बोलता है। क्योंकि हम भी उतने ही शरीक हैं इस ज़वाल में, जिस तरह से हमारे नदी नालों से लेके खेत खलियान तक, गली कूचों तक और ग्लेशियर्स और पहाड़ों तक जो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हम मकामी लोगों का भी उतना ही हाथ है। उससे भी हमें बचाना होगा, यानी कि हमसे हमें बचाना होगा। तो ये पहलू भी याद दिलाने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। तो इस तरह से जुड़ा हुआ है ये जो सेफ गार्ड्स या महफूजियात की बात कर रहे हैं, तो जुड़ा इस तरह से है कि दूसरा जो इसका पहलू है वो सरकार से नहीं, वो किसी न्यूयॉर्क या न्यू दिल्ली से नहीं, वो कारगिल को कारगिल के लोगों से बचाने की ज़रूरत है, लेह को लेह के लोगों से, लद्दाख को, पूरे लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी उतना ही महफूज रखने की ज़रूरत है। तब कोई हमारा वो बनेगा बुनियाद कि हम औरों से भी मांगें हमें महफूज कीजिए, वरना हमारा हक नहीं बनता है। हम खुद जिस धरती का, जिस ज़मीन का इस्तेसाल कर रहे हैं, उसको बिगाड़ रहे हैं, हम किसी और से क्या मांगे? तो अगर हम कारगिल के लोग, लेह के लोग, लद्दाख के पूरे लोग माहौलियात के तरफ से बहुत जागरूक हों और उस पर अमल भी करें, सबसे साफ वादी कहें हिंदुस्तान में तो लद्दाख में मिले, कारगिल में मिले। सबसे साफ नदी कहें तो वो कारगिल में मिले, लेह में मिले, सुरू हो, सिंध हो या श्योक हो। तब हमारा कुछ बुनियाद बनता है कि हम कहें सरकार से कि हम ये कर रहे हैं, आप हमारे दरियों का, हमारे ग्लेशियर्स को महफूज कीजिए। अगर हम कहें कि ये जो गाड़ियां हैं, हर एक आदमी अपना अपना गाड़ी लेके चल रहा है, धुआं फैला रहा है, हम लद्दाख में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएंगे। द्रास के खित्ते से जब कोई आता है तो ज़रूरी हो तो ज़रूर गाड़ी में आएँ, वरना हम बसों में आएंगे। हम जितना हो सके आलूदगी कम करेंगे, और सबसे साफ, सबसे हरा भरा इलाका अगर हम कारगिल को, द्रास को बना पाएँ, तो हमारा हक बनता है कि हमारे ग्लेशियर्स को आप भी महफूज रखिए, क्योंकि हमसे जो हो पाता है हम कर रहे हैं, मगर आपको हमारे इनको सेफ गार्ड देना होगा। तो बुनियाद हमें बनानी होगी, वरना बहुत लोग मेरे ख्याल से अभी भी चर्चा करते हैं, ये लद्दाख के लोग ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, और खुद के क्या कहते हैं, रहन सहन, ज़िंदगी बिताने के तरीक़ों पर वो कोई ध्यान नहीं देते, तो हमारा वो बुनियाद नहीं बनता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि हम अपने इलाके को खुद महफूज बनाएं, पाक बनाएं, साफ़ बनाएं। हिंदुस्तान का या दुनिया का सबसे साफ़, सबसे हरा, जिसे आजकल कहते हैं, माहौलियात के लिहाज से सबसे साफ़ और पाक हमारे ये इलाके बने, तो हमारा एक बहुत बड़ा हक होगा कि औरों से भी हम ऐसा ही मांगें। तो मैं
ख़ासकर जो नौजवान तबका है, जो अभी तालीम याफ्ता लोग हैं, उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो एक मॉरल पुलिस बने, कि बड़ों को भी हम बता सकें, सिखा सकें कि जो हमने तालीम में पाया कि दुनिया में क्या हो रहा है, शायद उन्हें नहीं मालूम हो, शायद वो इस इग्नोरेंस में ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको हम बताएं और अपने घरों से शुरू करके, अपने मोहल्लों से, अपने गांव से, अपने ज़िले से, अपने पूरे खित्ते को साफ़ करें। ऐसा मेरा उम्मीद है। और इन्हीं बातों पर एक तरफ बात करने के लिए मैं आया था। जैसा मैंने कहा, करित में लोग अपने नालों का खुद ख्याल रखते हैं, बल्कि अपने पानी का जब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे थे तो वो खुद आगे बढ़कर खुद बनाने लगे। तो ऐसा ही इनिशिएटिव हर गांव में हो। दरख्त लगा रहे हैं जिस तरह से वो हज़ारों में, ऐसा ही यहाँ भी हो, हर गांव में हो, और जो हमारा नौजवान तबका है वो उसमें शामिल हो, शिरकत करे। हम ऐसी भागीदारी, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करना चाहेंगे कारगिल में इदारों के साथ। तो एक था ये जो दुनिया है, ये जो माहौल है, उसको कैसे पाक बनाएं। दूसरी तरफ मैं इस पे भी ज़ोर देता आया हूँ कि हम अपने अंदर की तरफ, बाहर की दुनिया को साफ़ करें, पाक करें, अंदर की दुनिया को, अंदर के जहन को, ज़मीर को भी साफ़ करें। उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे ज़िले में या हमारे ख़ित्ते में गलत तरीके का बोलबाला हो, सही जो करता है वो कहीं नहीं पहुंचता हो, झूठ पर चलता हो, रिश्वत पर चलता हो, तो फिर ये कौम, ये इलाका कहीं नहीं जा पाएगा। मैं आपको एक सोचा मिसाल लेके आऊँ आप लोगों को देने के लिए। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत तरक्की याफ्ता बने, तरक्की करें, दुनिया की भी और दीनी भी, जो मैं बात करने जा रहा हूँ। दुनिया की अगर तरक्की या क्या कहें हम जीडीपी या इनकम लेवल्स बढ़ाने की बात करें, तो दुनिया में कई मुल्क हैं जो हर बार जिनका ज़ुबान पे नाम आता है, जो सबसे अमीर हैं, जिनकी जीडीपी या जिनके दौलत सबसे नंबर 1-2 पर आता है। अगर हम दुनिया के तकरीबन 200 देशों में से देखें, शुमार करें कि कौन हैं जो सबसे अमीर 10 मुल्क हैं, तो उनमें नाम आते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे स्विट्ज़रलैंड का नाम आता है, स्वीडन का नाम आता है, नॉर्वे का नाम आता है, डेनमार्क का नाम आता है। ये देश बहुत आगे आते हैं जब हर शख्स जहां दौलतमंद है, बहुत तरक्की है, उसकी बात करें तो। फिर सिंगापुर का नाम आता है, फिनलैंड का नाम आता है, जर्मनी का नाम आता है, और आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा बहुत बार। ये ज़्यादातर यूरोप में हैं या ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। मगर आपने ये नहीं सोचा होगा या देखा होगा जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दुनिया में एक और वो भी होता है, क्या कहते हैं, स्टडी या रिसर्च, जिसमें दुनिया में सबसे साफ, ईमानदार और सबसे बेईमान देशों का भी जायज़ा लिया जाता है। ठीक है, कौन देश ईमानदार हैं, साफ हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और कौन नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे साफ, पाक और ईमानदार देश हैं, उनमें भी जो 10 सबसे ऊपर हैं, उनमें इन्हीं देशों का नाम आता है जो मैंने अभी नाम बताया आपको। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, लक्समबर्ग, जर्मनी, इनका नाम सबसे ईमानदार देशों में भी आता है। तो आपको कुछ समझ आ रहा है इस बात से? इन 2 फैक्ट्स में से कोई नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं कि क्या ये बताता है? जी, तो तरक्की भी
उनका होता है जो ईमानदार होते हैं, जहाँ इंसाफ होता है, जहाँ हर चीज़ इंसाफ पे चलता है, ना कि आपके पैसे पे या आपके असर उसूख पे, आपके भाई भतीजे पे, आपके चाचा और आपके पड़ोसी के असर पे नहीं चलता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका महारत, आपकी खूबियाँ काम आती हैं और कुछ नहीं काम आता। आपके चाहे वालिद सद्र हों, उसका कोई असर नहीं पड़ता। आपके वालिद सद्र होंगे, मगर आप में हुनर नहीं हो तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इनको कहते हैं साफ और पाक कौम। जहां आपके पास बहुत दौलत हो मगर उससे आप कोई ओहदा नहीं खरीद सकते, आप नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, गैर कानूनी तौर पे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, चाहे जितना भी आपके पास पैसा हो। इन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ये दिखाता है कि तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं है। हम बहुत बार ये सोचते हैं मैं तो बहुत होशियार, मैं तो बहुत समझदार, मैं तेज़ हूँ, वक्त बहुत लगने वाला है, मैं इसको पैसा दे दूं, काम निकाल लूं, मैं उसको पैसा दे दूं, नौकरी ले लूं, मैं अपने चचा को बोल दूं, अपनी बेटी को डॉक्टर बनवा दूं। ये फ़ायदा अगर होता है तो एक बार होता है आपको, चाहे आपके कोई चाचा हों, आपने पैसा खर्च भी लिया, मगर 10 में से एक बार जो आप फ़ायदा लेते हैं उसके लिए आप ज़िंदगी भर नुकसान उठाते रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा माहौल हो तो एक बार शायद आपने फ़ायदा उठा लिया, मगर दूसरे बार दूसरा कोई उठाता है, वो आपका ही हक छीन के ले जाता है, आपके ही बच्ची का हक छीन के लेता है। और इस निज़ाम में फिर हर चीज़ नाइंसाफ़ियों से भरा होता है। जो सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, जो मेहनतकश हैं, वो ख़ुदकशी करने पे निकल जाते हैं। जो बेईमान हैं उनका बोलबाला, उनकी तरक्की होती है। तो क्या ये सिखाता है हमें दीन या इस्लाम? मेरे ख़्याल से कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता है। तो कोई भी कौम कितना अपने मज़हब पर अमल करता है वो उनके क्या कहेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उससे आप देख सकते हैं। अगर हम कहें हमारे यहाँ पर इस मज़हब पर चलते हैं, हम बहुत वो हैं, मज़हबी हैं, तो फिर आप इसका रिफ्लेक्शन, इसका जो नज़ारा है वो दफ्तरों में देख पाएंगे, वो स्कूलों में, अस्पतालों में, खेतों में जो तरक्की होती है, जो साफ़ सफाई से काम होता है, इंसाफ से होता है, उसमें देख पाएंगे। तो यही दिखाता है कि ये जो देश सबसे ईमानदार हैं उनके यहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की भी होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कारगिल बहुत तरक्की याफ्ता हो तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ कारगिल ही नहीं, लेह में हो या कारगिल में हो, एक तरफ हम बेईमानी करें, ईमान बेच दें, और दूसरी तरफ हम ख्वाब देखें तरक्की की, दोनों नहीं होता। लेह में हम कहते हैं फेंग गामिन लिंबू आंफुइन जरत इसका गाना ज्ञान है दोस्तों कारगिल यांचे ना हाँ यांना फे गोम यांना लिंबू फुजा इसका यांचे में ना सौंपा। हमें फैसला करना होगा, अगर सच में हमें तरक्की चाहिए तो फिर साफ़ करना होगा कौम को। जिस तरह हम नदी नालों को साफ़ करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही इंतज़ामिया को साफ़ करना होगा, सारे निज़ाम को साफ़ करना होगा। और ये मैं कौन होता हूँ करने वाला, करने वाली, और लोग करते होंगे, मुझे तो कोई मौका मिले तो ख़ुद फ़ायदा लूँ, ऐसा आप सोचें तो आप ज़माने के लिए इसी आलूदगी में, ये जो जहनी आलूदगी है, इसी में हम लोट पलोट करते रह जाएंगे और गुनहगार कौम के, गुनहगार शहरी बन के शायद हासिल भी हमें जहन्नम ही होगा, क्योंकि जन्नत तो ऐसे हालात में नहीं मिलते होंगे। तो ये जो गुनाह है वो कितने ही लोगों को जहन्नम भेजने का गुनाह कर रहे हैं जो लोग इसमें
शामिल हैं, तो उनको साफ करना तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। अगर हम किसी भी मज़हब की बात करें, बुद्धिस्ट हो या इस्लाम हो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि खुद को साफ रखें और पूरे निज़ाम को साफ करें। तब हम सच्चे मानों में मुस्लिम हैं या बुद्धिस्ट हैं। हम अपना करें और दूसरों का कद्र ना करें, केयर ना करें, वो भी काफ़ी नहीं है। आपने सुना होगा, जुल्म करना गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है, क्योंकि आप जब सह जाएंगे तो और 10 आपके पीछे खुदकशी करेंगे, जिनका हक था उन्हें नहीं मिला, वो इसी पर मजबूर होंगे। तो आप उसमें भागीदार हैं, उसमें आपका भी हाथ है, जो 9 लोगों का उसके बाद नाइंसाफ़ी हुआ जिनके साथ। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप में से हर एक का ये हक ही नहीं, जिम्मेदारी है कि हम अपने इलाके को साफ करें, बाहर से भी, जो मैं कह रहा था, नदी नालों से लेके वादियों तक, पहाड़ों तक, और अंदर से दीनी तौर पर जहन ज़मीर के लिहाज से भी साफ बनाएं। बात सही? आपको क्या लगता है, ऐसा साफ सुथरा इलाका, कौम हम बना सकते हैं? मेरी तो उम्मीद है कि हम में से अगर सब लोग आगे आएं तो एक इनकलाब ला सकते हैं, इस इलाके को साफ बन। और वो इनकलाब, आपको पता है इस्लाम कैसे आया? अरब के खित्ते में बहुत बर्बरियत थी, बहुत, जिसकी लाठी उसका बैंस, किसी को कोई इंसाफ नहीं, ना इंसाफियाँ थे। तो एक इनकलाब आया, उस इनकलाब का नाम था इस्लाम। अब उसी इस्लाम के कौम में अगर वही बर्बरियत चल रही हो, जिसकी लाठी उसका बैंस, किसी ने पढ़ाई की, किसी को नौकरी मिली, किसी का हक किसी को जा रहा हो, तो क्या और एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है? क्या हम इस्लाम पे चल भी रहे हैं? ये मैं कौन होता हूँ? मुझे उम्मीद है हमारे जो रहनुमा हैं दीनी, वो भी आपको बताते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा एक नया कारगिल, नया लद्दाख, मैं सिर्फ कारगिल को नहीं कह रहा हूँ, पूरे लद्दाख को कह रहा हूँ। जब से यूटी बना, मेरी उम्मीद थी कि हम एक नया इनकलाब ला पाएँ, पाक बनाने का भी। क्योंकि पहले हमारे लिए बहुत आसान था ये कहना कि ओ ये तो कश्मीर से हो रहा है, हम तो बस पुरजे हैं, शिकार हो रहे हैं। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि कश्मीर में शायद कुछ वजूहात भी हों, अगर वहाँ पर इस तरह के बदउनवानियाँ हैं तो कुछ वजूहात भी थे। वो खुश नहीं थे अपने इंतज़ामिया से, वो खुद को हिस्सा नहीं समझते थे उस इंतज़ामिया का, तो इसलिए उसका अगर सामान या उसके दौलत को वो नुकसान करें तो उसे वो बुरा नहीं समझते थे। मगर ऐसा लद्दाख में नहीं था। तो ये जो मर्ज़ है वो फैलता हुआ यहाँ भी आया, मगर इसे साफ़ करने की ज़रूरत है यूटी लद्दाख में। तो मेरी उम्मीद है ख़ासकर नौजवान तबके से कि हम एक नया लद्दाख बनाएं, जो पाक हो, जो साफ़ हो, ईमान से भी, दीन से भी और दुनिया से भी, माहौलियात से भी। तो ये मैं आप लोगों को सोचा एक संदेश आप तक पहुंचाऊं। जब मैं कारित में तालीम और ग्लेशियर और दरख्तों के बारे में आया, वहाँ मैंने ये बातें नहीं की, क्योंकि वहाँ सिर्फ स्कूल के एक कोचिंग सेंटर का इख्तिताम था सर्दियों में जो चला। मगर यहाँ उन्हीं बातों के साथ साथ, दरख्त और ग्लेशियर और पानी के साथ साथ, सोचा हम अंदर से अपने जहन ज़मीर को कैसे पाक करें, इसका भी आप लोगों से 2-4 बातें करूं। भाई समझकर, घर का आदमी हूं मैं भी आपका, ये समझकर ये हिम्मत या जुर्रत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको इसी तरह से लेंगे। और कहा मैंने एक तो बाहर माहौलियात को साफ़ करने की, और दूसरा कहा कि अंदर ज़मीर को साफ़ करने की, और हमारे सिस्टम को, निज़ाम को साफ़ करने की। और इसमें तीसरा सफाई या तीसरा इनकलाब
जो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं, और फिर जब नज़रअंदाज करते हैं तो वो तमाम गंदगियों का क्या कहेंगे, माँ बन जाता है। वो है हमारा गवर्नेंस का निज़ाम, डेमोक्रेसी का निज़ाम, इलेक्शन का निज़ाम। जब तक आपका इलेक्शन का निज़ाम साफ और पाक नहीं हो, बाकी जिन दो का मैंने जिक्र किया वो भी गंदगी में ही रहेंगे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा, जो कि मादरे बदनवानी बन जाता है, जिसे कहेंगे मदर ऑफ ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस, वो है गवर्नेंस का मैकेनिज़्म। और ये कारगिल में मैं ख़ास कर संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि कारगिल में फिर इलेक्शंस होने वाले हैं ना, आपके हिल काउंसिल का। तो मैं हिल काउंसिल या किसी भी इलेक्शन के बारे में सियासी कुछ कहने नहीं आया हूँ, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो कोई भी इलेक्शन हो उस वक्त आप लोग बहुत ही चौकन्ना हो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सब गलतियाँ और गड़बड़ियाँ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका दिया है भारत माता ने हमें कि हम अपना रहनुमा खुद चुनें, हम अपना राजा खुद चुनें। कोई शख्स आके हम पे राज नहीं करता है, हमारे चुने हुए शख्स हमारे इंतज़ामिया को चलाते हैं, हमारे स्कूलों को, हमारे दफ्तरों को, हर एक चीज़ को। जब वो चुनने का वक्त आता है तब हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी कॉशन नहीं करते हैं। जिसने कुछ पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, उसको वोट दे देते हैं, और फिर उसके बाद भुगतते रहते हैं 5 साल, जिसमें कि सारा इंतज़ामिया, जैसा मैंने अभी कहा, जहाँ पैसा चलता है, जहाँ असर रसूख चलता है, ऐसा एक कौम बन जाता है। तो सबसे पहला जगह जहाँ हम सफाई लाएं, वो मैं कहूँगा इलेक्शंस में लाएं। क्योंकि ले में इंतज़ामिया ने मुझे एक वो लिखा था कि आप कैसे वोटर एजुकेशन करें, उस पे मदद करें। वोटर्स का एजुकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूलों में बच्चे तालीम याफ्ता बनते हैं, मगर बाहर दुनिया में जो वोटर हैं, यानी कि सारे शहरी, उनका इल्म याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो इल्म है कि जो सबसे मुनासिब हो, जो सबसे काबिल हो, उसे हम आगे ले जाएं, उसे हम चुनें, ना कि वो जो हमें 500 रुपये दे देता है, 1000 रुपये दे देता है, या हमारे चाचा के कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उसको हम वोट देंगे। यहीं पे सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि जब इलेक्शंस में पैसे बंटने शुरू हो जाते हैं तो हम बहुत बार सोचते हैं पैसे मिल गए, अच्छा है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने हमें इतना पैसा दिया। मगर आपको नहीं पता है वो पैसे कहाँ से आते हैं जो आपको दिए जाते हैं। आपको पता है? शायद नहीं पता है, क्योंकि वो इतने अमीर भी नहीं होते हैं कि उनके घर में इतना बड़ा ख़जाना हो कि बांटते जाओ वोट मिलेगा। नहीं, वो पैसा लाते हैं ठेकेदारों से। शेम, बिल्कुल शेम। वो लाते हैं इंडस्ट्री से। बड़े बड़े लेवल पे देखें, हिंदुस्तान के लेवल पे देखें तो इंडस्ट्रीज से, बिजनेस हाउसेस से, यहाँ मुकामी लेवल पे लाएं तो ठेकेदारों से। अब ठेकेदार क्यों दे? और दे तो वो कुछ हासिल करने के लिए देगा, तो वो उस वक्त तो उनको दे देंगे जो वो आपको दे देंगे। उसके बाद 5 साल वो हावी हो जाते हैं हर फैसले पर। तो आपके गांव में क्या बनेगा? स्कूल बनेगा या जिसकी किसी को ज़रूरत भी नहीं ऐसा कोई सड़क बनेगा? क्योंकि सड़क बनने पे फ़ायदा किसी को होता है और स्कूल बनने पे किसी को नहीं होता है। सबसे नुकसान तो बच्चों को होता है। तो ये सारे फैसले अब पैसे पे चलते हैं, क्योंकि एक बार आप शिकार हुए इलेक्शन के वक्त पर, आपने उसको दिया जिसने आपको रुपए 500 या 1000 दिया, अब आप गुलाम बन गए। तो ये इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के बाद फिर आप के कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी ओहदा हो, चाहे वो किसी मेडिकल ओहदा हो, उस पे उन्हीं लोगों के कुछ लोगों को रखा जाएगा, चाहे उन्हें काम आता हो या नहीं आता हो। जो मरेंगे वो आपके रिश्तेदार होंगे, जो मरीज़ उस
डॉक्टर के हाथों मने, जिसमें हुनर ना हो वो आपके ही लोग होंगे। आपने 5,000 लिया या 500 लिया, मगर जो आपने उसके बदले में दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सबसे क्या कहेंगे, अच्छा सौदा कहते हैं, उसका उल्टा सबसे घाटे का सौदा आप करते हैं हर 5 साल इलेक्शंस में। तो लिहाजा आप इसकी तरबियत और तालीम और इल्म ज़रूर लोगों में बांटें कि जब इलेक्शंस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर आप उसको दें जो सबसे ईमानदार हो। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर संदेश ऊपर को ये जाता है कि कारगिल की आवाम जाग गई है, वो चाहे दुश्मन के पार्टी का भी हो, अगर ईमानदार हो तो उसे ही वोट देते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बेईमान दोस्त से बेहतर है एक ईमानदार दुश्मन। कम से कम ईमान तो है उसमें। और जो आपके पास पैसे लेके आते हैं, आपके करीबी भी हो सकते हैं, मगर वो बेईमान दोस्त हैं, वो आपको बहुत नुकसान करेंगे। तो इसलिए ये चुनना आना चाहिए हम किसको पावर में ला रहे हैं, और उसका खामियाजा हम ही भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो चाहे पार्टी कोई भी हो, मगर जो सबसे ईमानदार है उसी को अगर हर कोई वोट देता हो, तो बहुत जल्द हर पार्टी ये कहेगी कि इसके कैरेक्टर पर कोई दाग तो नहीं है, उसको टिकट मत दो। क्योंकि चाहे हमारे पार्टी का ही हो, लोग वोट नहीं देने वाले हैं। हमारे ही लोग हों, वो नहीं देंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि इसका चाल चलन क्या है, इसका साफ सफाई क्या है। तो सब ठीक होने लग जाएगा। आप किसी भी पार्टी से, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई गुनाह नहीं है, ये एक सोच ख्याल है, आप जुड़ सकते हैं इस ख्याल से उस ख्याल से। मगर अगर आपके ही ख्याल का हो मगर वो बेईमान है तो हम नहीं देंगे, ऐसा अगर ऊपर तक आवाज़ जाता है, तो जो उनके सद्र और जो उनके रहनुमा हैं वो हमेशा ऐसे ही लोगों को आगे लाएंगे जो सबसे साफ़ हों, ईमानदार हों। और फिर जब सारे ईमानदार लोग ही काउंसिल में आएंगे या असेंबली में आएंगे, तो फिर कोई नाइंसाफ़ी वो नहीं होने देंगे। और हो भी तो फिर ये सबसे बड़ा तरीका है आप अपने मुस्तकबिल को महफूज करें। सेफ गार्ड्स का एक बहुत बड़ा तरीका है कि कैसे रहनुमा हम चुनते हैं, वरना हम किसी और से क्या उम्मीद करेंगे पॉलिसी गवर्नमेंट से, जब हमारे ही लोग हमारा इस्तेसाल करेंगे। और जो गलत निकले वो अगले 5 साल के बाद उन्हें पता है कि वो निकाल दिए जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पैसे का इस्तेमाल या फिर अलग अलग इख्तिलाफात का, हम मुस्लिम हैं वो बुद्धिस्ट है, या कहीं हम बुद्धिस्ट हैं वो मुस्लिम है, वोट मत दो ये दो, या इस्लाम में भी वो उस तरह का है हम इस तरह के हैं, वोट हमें ही देना है, ये कौन करते हैं आपको पता है? ये निकम्मे लीडर्स करते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता है काम, वो फिर इनका सहारा लेते हैं कि काम दिखाने को तो है नहीं कुछ भी, तो फिरकों के बुनियाद पर कुछ मिले तो मैं कुछ फिरकों में दरारें डालूं। जो भी आपका अच्छा लीडर होगा उसके पास 10 काम दिखाने को होगा और 10 ख्वाब जो वो साथ मिलके आपके साथ करे वो दिखाने को होगा। तो जो कारगर लीडर हैं वो काम के बुनियाद पे कहेंगे और करेंगे भी, जो नहीं करें फिर वो इन चीज़ों पर मजबूर हो जाते हैं उतरने में। तो ऐसे में फिर जो खामियाजा है वो आप सबको भुगतना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कारगिल में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, मैं जानता हूं, मगर आप लोग अगर अच्छे नहीं हों तो फिर आपके हालात को देखकर वो मजबूर होते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है, क्या करें, पैसे नहीं बांटे तो लोग ऐसे हैं, हम क्या करें, नहीं तो वो बांट लेंगे पैसे, इसलिए हमें मजबूर होकर बांटना पड़ रहा है। तो हमारे हालत का भी ये एक तख्मीना है कि हम किसने पानी में हैं। मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ कारगिल के लीडरों का, आपके यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं, हसन खान साहब, अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छे लीडर्स हैं,
हमारे कमर अली आखुन साहब, हमारे करबलाई साहब, मगर उन सब को सही रास्ते पे चलने की ताकत आप लोग दे सकते हैं ना। आप अगर 2-4 रुपए में बिकते हो तो वो क्या कर पाएंगे? तो इसलिए लीडर्स चाहे जितने भी अच्छे हों, मुझे सबका नाम नहीं पता है, मगर जितने से मैं मिला हूँ बहुत अच्छे सोच रखते हैं, मगर उस पर ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का ताउन हो और उनका जो चाल चलन है वो इतना पुख्ता हो कि ये लीडर्स अपने हिसाब से कौम को बना सकें। तो इन सभी लीडर्स का आप उस तरह से साथ दीजिए ताकि हमारे कारगिल को या फिर लेह को या पूरे लद्दाख को एक ऐसा कौम बनाएं, एक ऐसा खित्ता बनाएं जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बने। आज मैं ये कहने आया हूँ कि क्यों ना हम कारगिल और लेह को या लद्दाख को एक मिसाल बनाएं जहाँ पर कोई बदउनवानी नहीं होती है इलेक्शंस में, बिल्कुल हुनर के बुनियाद पर, काबिलियत के बुनियाद पर लोग आगे जाते हैं, और फिर जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो वो फिर दिन दुगनी रात चुगनी आपकी तरक्की करेंगे। आपने जो 500 रुपये छोड़ दिए, जिसको आपने ठोकर मारा इलेक्शन के टाइम पे, वो 5 लाख 50 लाख बन के आपके पूरे कौम का ऊपर उठाएगा और आप सर उठाकर दुनिया में चल सकेंगे। हाँ, हम हैं वो जिन्होंने साफ़ किया अपने इलाके को और जिसकी तरक्की का आज मिसालें ली जा रही हैं। जो मैंने नाम बताए आपको, देशों के नाम गिनाए, उसमें कम से कम हिंदुस्तान में तो लद्दाख भी आए। जो सबसे तरक्की याफ्ता, जो सबसे डायनामिक 10 स्टेट या यूटी हैं, उसमें पहले नंबर पे लद्दाख आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे साफ़ और पाक लोग रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, सफाई है। तो ये जो मिसाल बताया वो इसलिए बताया कि आप अपने इलाके को भी ऐसा ही बनाएं, और उसका जो स्वाब है वो आप तक महदूद नहीं रहेगा। इसका जो फ़ायदा है वो आगे जाके कश्मीर में पहुंचेगा, वहाँ लोग चर्चा करने लगेंगे। तुम्हें पता है कारगिल कैसा था? आज उसने मिसाल देकर देखो क्या बना दिया कारगिल को। हम क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हम वोटर्स ऐसे हैं, हम भी साफ करते हैं। वहाँ के नौजवानों में जोश और कुव्वत आएगी आपके मिसाल से। तो ये स्वाब कारगिल से कश्मीर तक, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, हरियाणा तक, पंजाब तक, पूरे हिंदुस्तान में फैले। ऐसी हमारा ऐसा बुलंद हौसला होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए कहते हैं ना, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हम ये जो छोटे छोटे टुकड़ों पे पल रहे हैं उसको हम अपना नशीमन समझ के बैठे हैं। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तो हौसला अपना बुलंद रखिएगा जी। तो इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहता था कि हम ख्वाब देखकर, ख्वाहिशें रख कर बदल नहीं सकते हैं अपने मुल्क को या कौम को। अमल चाहिए, अमल चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को आगे आकर कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे नौजवान, जैसे सेमोक कर रहा है और हम ताउन करना चाहेंगे, साफ़ सफाई लाइएगा। खुद नहीं आएगा, पहले तो आप जाके लोगों को जगा के साथ में नदी नालों को साफ़ करें, वादियों को साफ़ करें, गली कूचों को साफ़ करें। सबसे साफ़ टाउनशिप नॉर्थ इंडिया में, फिर इंडिया में आप कारगिल को बनाएं। उसी तरह आप नौजवान तबके के लोग दीनी तरीके से एक इनकलाब ला सकते हैं। जाइए, पूछिएगा घरों में कि क्या ये बदउनवानी हमारे घर में तो नहीं है। अपने वालिद से पूछिएगा। आज हमने सुना कि हम और तो छोड़िए, इस्लाम तो छोड़िए, इंसान तक नहीं रहते हैं अगर हम औरों का खाते हैं, औरों का हक खाते हैं। तो वालिद साहब, आप तो इसमें नहीं उलझे हैं कहीं? ये पूछना होगा आपको सवाल, और आप लोगों को आगे आना होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक फ़ौज बने, जिसे मैं आमतौर पर एंट्स आर्मी कहता हूं। हम बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं,
मगर फिर जब मिल के काम करते हैं तो एक चींटियों का दस्ता जो बड़े से बड़ों को भी खदेड़ देता है, वैसा बन सकते हैं। तो अपने घर से शुरू कीजिए, दफ्तरों में जाइए। जी हाँ, ये एंड्स आर्मी अगर कूच करे, मार्च करे, फिर घरों से शुरू कीजिए, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पहले खुद अंदर से शुरू हो। पहले अपना क्या कहते हैं गिरेबां साफ करें, फिर दफ्तरों में जाइए, पूछिए आप ये इंसाफ कर रहे हैं, ये गलत क्यों हो रहा है। वो आपके सच्चाई की ताकत इतनी मजबूत होगी कि हर कोई आपके आने से पहले साफ हो जाएगा कारगिल, अगर वो समझते हैं, सुनते हैं कि ऐसा कोई आंधी आ रहा है। तो वो आपको बनना होगा, वरना खुद साफ नहीं बनेगा। वरना ये जो मैं कह रहा था, मज़हब की हम बात करते हैं, मगर हमने जो जिस तरह का बर्बरियत फैला रखा है, उसमें तो और एक इस्लाम को आने की ज़रूरत है। वो आप बन सकते हैं इनकलाब। हाँ, आप पूछिएगा अपने घरों में। मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि आप कहते हैं हराम खाना गुनाह है, या जो हराम से वास्ता रखता हो उसके हाथ से खाना भी गुनाह है। जैसा हम कहते हैं फलां के हाथ से नहीं खाओ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने शराब को हाथ लगाया हो, क्योंकि शराब हराम है, या मुर्दाल जो मीट है उसको हाथ लगाया हो। तो सबसे बड़ा हराम तो रिश्वत है, सबसे बड़ा हराम तो ये करप्शन है। तो ज़रूर पूछिएगा कि आपका कहीं ऐसा वास्ता तो नहीं रहा है चाचा जान या चाची जान या अब्बा जान। अगर ऐसा है तो हम आपके हाथ से भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर ये सिखाता है कि हराम से इतना दूर रहना है तो हम आपसे भी दूर रहेंगे, तब साफ होगा आपका कौम। कुछ अरसे पहले मैं कारगिल के एक बहुत ही दिलचस्प शख्स से मिला था। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार। मैं तो लद्दाख में, लेह में कहते हैं जो एनलाइटेंड है, उस तरह का सा मुझे लगा। मैं यूँ ही आपसे बांटूं। वो क्या, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं तो कुली का काम करता हूँ, आपके लेह में आता हूँ, कुली की तरह मैंने काम किया है लोगों के घरों में, तो और कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने बीच में एक बार ठेकेदारी भी करने की कोशिश की 2-4 साल, मगर मैंने उसे छोड़ दिया और मैं फिर दोबारा कुली बन के काम करने। मैंने कहा आप ठेकेदार बने और फिर कुली का काम किया, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोले मैं जब ठेकेदार था, मुझे पैसे लेने थे इंतज़ामिया से, अफसरों से, और एक किसी इंजीनियर के घर पे लाइन में लगना पड़ा अपना पैसा लेने के लिए, और वहाँ पर उनको रिश्वतें दी जा रही थी। और उसमें, बुरा ना मानिएगा, उसमें 2 शेख भी थे जो ठेकेदार बने हुए थे, रिश्वत लेके आए थे। तो ये देखकर मेरा दिल पिघल गया। तौबा तौबा, हमारे शेख को भी ऐसे गलत कामों में पड़ना पड़ रहा है। मैं इससे आज से तौबा करता हूँ। वो फिर दोबारा कुली बन गए। मगर खुशी की बात मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने ये भी बताया कुछ सालों के बाद वो जो 2 शेख थे, वो उन्होंने भी ठेकेदारी पूरी तरह से छोड़ दिया। इस पर ज़रूर ताली हो कि हम गलती कर बैठें, मगर हमें अगर रोशनी दिख जाती है तो वही इल्म है। तो ऐसा अगर हालत हो जहाँ पर हमारे आलिम भी मजबूर हों, और मजबूर क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि उससे पहले के जो जनरेशन है, उन्होंने ये निज़ाम बनाया जहाँ पर पैसे से ही आपके पुल बनते हैं, पैसे से ही आपके सड़क बनते हैं, जिसके वजह से एक सीधा साधा इंसान तो छोड़िए, आलिम भी ऐसे मजबूर हालत में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ का तो मैं बात भी नहीं करूंगा कि ये कहानी मैंने ना उनसे पूछी, ना हिम्मत की कि वो जो पुल बनाए थे उसका क्या हुआ, जिसके गिरने से शायद पता नहीं कौन कितने मर गए हों। जो बिल्डिंग बनाया था, वो जो गिर के बच्चों को स्कूल में लेके भस्म हुआ, उसका क्या हुआ? तो ये हालत हम पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें आकर बाहर करना होगा कुछ बदलने का। तो वो मैं उम्मीद पुराने
पीढ़ी के जो लोग हैं उनसे नहीं करूँगा, क्योंकि वो उन मजबूरियों में डूब चुके हैं। मगर जो नई पीढ़ी है, इससे पहले कि वो भी उसी में उनको निगल लिया जाए, वो खुद एक ताकत बन के, एक इनकलाब बन के निकले। और इसको मैं कहता हूँ, ये चींटियों का दस्ता, ये एंट्स आर्मी, जो अंदर बाहर दोनों साफ करे। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा और उम्मीद करूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इस सिलसिले में कुछ हरकत और अमल लाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, हयाल, जिससे हम जुड़े हैं, वो पूरे लद्दाख या पहाड़ों के, लद्दाख ही नहीं बाहर भी तरक्की कैसी हो उस पर तवज्जो देती है, उस पर अमल करते हैं हम अलग अलग तरीके से। तो उसमें से एक हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलके कि लेह और कारगिल में अगर मुकाबले होते हैं, वरना हम लेह कारगिल बुद्धिस्ट मुस्लिम करते रहते हैं, हो तो अच्छे सेहतमंद हेल्दी कंपटीशन हो। ये हो कि हमारा सिंध साफ है या आपका सुरू साफ है, इसमें हम कंपटीशन करें, ठीक है? हाँ, बरू का नाला साफ है या लेह का गंगलेस का नाला साफ है, उसमें हम रैंकिंग करें कितना गंदगी पाया गया और क्लीनेस्ट स्ट्रीम ऑफ लद्दाख कौन आया, क्लीनेस्ट सिटी या टाउन लेह आया या कारगिल आया। वैसे ही हर गांव, आप लोग अलग अलग गांव से आते होंगे, तो मैं कल कह रहा था कि कारित के मिसाल को देखते हुए हम एक क्लीनेस्ट विलेज इन लद्दाख, सबसे साफ गांव जो लद्दाख में है, जहां पर कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, जहां पर लोगों के घरों से कम धुआं निकलता हो, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स वो कर रहे हैं, जहाँ पर शमसी तवानाई से, सोलर एनर्जी से गर्म करते हों, जिस गांव में लोग कम से कम गाड़ियाँ रखते हों और ज़्यादा से ज़्यादा बसों में चलते हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उसका भी एक वो निकाला जाए कंपटीशन, जिसमें हम सबसे पाक, सबसे साफ गांव निकालें। उसी तरह सबसे ईमानदार पॉलिटिकल लीडर कौन है, लोगों के, आवाम के चॉइस पर हम एक निकाल पाएँ कि कौन सबसे ईमानदार लोगों के नज़र में लीडर है। उसी तरह सबसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरीज होते हैं, डीसीज होते हैं, उनमें से सबसे ईमानदार कौन है, लोगों के बुनियाद पर हम एक ऐसा निकालें, तो जो सबसे कम है वो खुद ही निकल जाएगा ना। तो इस तरह से हम इंसाफ सिर्फ चाहें नहीं, बल्कि उसे मदद करें उभरने को, और उसमें चाहूँगा कि आप लोग सब साथ हों और हम आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। आप लोग भी ज़रूर मिलके, जैसे सीमोक के स्टूडेंट्स, यूथ लीडर्स हैं, उनके साथ आप यहाँ गुफ्तगू कीजिएगा। फिर हम इस तरह से कैसे ऐसे गांव, ऐसे शहर, ऐसे लीडर्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, उन सब को हम क्या कहेंगे, इज़्ज़त दें। जो साफ़ हैं, जो अच्छे हैं, उनको इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। वरना हम कहते हैं छू क्यों ला शाबाश मेत, जमा चक्कन छुकर चक्कन ला कब क्यों नांग मेत। हाँ, जो करे उसका भी कुछ नहीं, जो बुरा करे उसका भी कुछ नहीं, तो ऐसे में नहीं होगा। तो हमें जो अच्छे हैं उनका इज़्ज़त करना भी आना चाहिए, और जो नहीं हैं उनको नज़र में लाना भी आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं रहूँगा, यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि लद्दाख को एक साफ़, दीन से साफ़, दुनिया से साफ़, पाक लद्दाख बनाएं, और वो सिर्फ़ ख्वाहिशों में, ख़यालों में नहीं, अमल में खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से बनाएं। शुक्रिया। न भूलें